क्या बिना जंगलों, बिना पहाड़ों, बिना नदियों, बिना वृक्षों की दुनिया चल पाएगी? और ये सफर दुनिया की सबसे पहली रैली है जो बिग कैट्स को लेकर किया गया। 7 बिग कैट्स। मैं जिम कॉर्बेट्स में काम कर रहा हूँ, या मैं जबई में काम कर रहा हूँ, या कुनो में काम कर रहा हूँ, कुनो नेशनल पार्क में बैठा हुआ हूँ, वहां के भी इंटरनल स्टाफ से जब हम बिग कैट्स की बात कर रहे हैं, वो कंफ्यूज है। दे कंफ्यूज व्हाट इज एक्चुअली बिग कैट्स। अब बहुत सवाल ऐसे आते हैं कि अगर शेरों की संख्या बढ़ गई, चीता की संख्या बढ़ गई, तो इससे क्या फायदा? जो यंग माइंड है उन्हें ये समझने की जरूरत है 80% मेडिसिन कम्स फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल साइंसेस में भारत बहुत पीछे है, इस बात का मुझे दुख है। चीता को वापस लाना, प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट करना, इसकी क्या आवश्यकता थी? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एक टाइगर है 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस को हरा भरा रखेगा। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत सारी पॉचिंग होते थे जानवर का। आपने वीरप्पन जैसे लोगों का भी नाम सुना होगा। तो जब पॉचिंग होता था तो लोग सिर्फ दांत और उसके खाल ही नहीं बेचते थे, मीट भी बिकता था। पता चला कि मटन के दुकान में डियर का मीट मिल रहा। क्या वो पोचर्स आप लोगों के लिए भी खतरा है? जैसे वाइल्ड कैट्स के लिए तो खतरा है ही, क्या आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? देखिए, एक एक्टिविस्ट की जो लाइफ है वो फुल फ्लेज रिस्क है इंडिया। गवर्नमेंट दे डोंट हैव अ सेंटिमेंट अबाउट द लाइफ ऑफ द एक्टिविस्ट। भारत को आज एक अच्छा लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप इज व्हाट? लीडरशिप इज नॉट बिलोंग्स टू लोकसभा एंड राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमें इस माइंड सेटअप को बदलना होगा। हम जितने बड़े ऑफिसर हैं उतने नीचे ढल के काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड गार्ड ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। वो सबसे बड़ा रिस्क लेता है। वो कई दिन तक घर नहीं जाता, जंगलों के बीच रहकर एक रूम में अपने जीवन को गुजारता है। भारत की जो बेसिक एजुकेशन है, उस एजुकेशन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेपरेट चैप्टर होना चाहिए। एक्टिविस्ट बहुत पावरफुल है। एक्टिविस्ट अपने जीवन को ताखे पे रख के रिस्क लेकर काम करता है। वो देश के लिए काम करता है। उसके आगे देश के अलावा अपना जीवन कुछ नहीं होता है। और उन्हें लोग ने बहुत आसानी से लिया। ये क्या कर लेंगे, ये क्या। उसने बड़े बड़े बदलाव लाए। एक अकेला आदमी जंगल बना दे रहा। मैंने 2018 में पूरी बिहार में जो रैली फॉर पाउंड्स को लेकर यात्रा किया, साइकिल चलाया, साइकिल को गांधी म्यूजियम मोतिहारी में ड्रॉप किया। मैंने कभी पाउंड मैन ऑफ इंडिया नहीं लिखा। ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उधर भी है, प्रॉब्लम इधर भी है। हम कितने डाउन टू अर्थ होकर भारत के लिए सोचते हैं। अगर आप एक्टिविस्ट हैं, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा सोचने समझने के बजाय कुछ कुछ करने की व्यवस्था पे काम करें। ह्यूमैनिटी कैसे जुड़ा है बिग कैट्स के सेव करने से? नहीं, कि अगर हमारी भारतीय समाज में परंपरा ही था कि हम नदियों को पूजा करते थे, हम जंगलों को पूजा करते थे, हम वृक्षों को पूजा करते थे, तब जाके हम अपना अन्न को ग्रहण करते थे। वो भी समय है। और किसान भी खेती करता था तो वो पहले वो एक पूजा पाठ करता था, पूरी गांव को लेकर देवी होते थे, जंगलों के बीच उसके देवता होते थे। अभी भी जानवर तो पूजे ही जाते हैं। अभी गाँव में गाय बैल सभी पूजे जाते हैं। तो हमें लगता है कि साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सब चीज सही है। हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे आना है। हमें जंगलों के बारे में सोचना है। हमें नदियों में प्रहार दिखना चाहिए। हमें पहाड़ों पे गिनती दिखना चाहिए। और ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। और सिविक सेंस में हम बहुत पीछे हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर हम बहुत पीछे हैं। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे भारत सेलिब्रेट करता है और उसमें बहुत बड़ी इम्पैक्ट हमारे बिंदेश्वरी पाठक जी का रहा है, जो हमारे ही जगह से है। तो हम कर्मयोगी हैं, कर्म करते हैं और चीजों के सुधार हो। पाँव इतने कमजोर नहीं है भारत का। जब भारत के पास हथियार नहीं था, हमने देश को आजाद कर लिया। ये जो युवा हैं इस क्षेत्र में है और आपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। बहुत कम लोग हैं जो इन्वायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं। कमर्शियलाइज एरा में हमें। सही बात। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही पुराने मित्र निशांत भारद्वाज जी, जो बहुत ही लंबे समय से एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने साइकिल रैली की और इनकी साइकिल अभी भी म्यूजियम में उपस्थित है। उसके बाद इन्होंने सॉइल कंजर्वेशन के लिए, नदी के कंजर्वेशन के लिए, ट्री प्लांटेशन जैसे बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम किए। 500 करोड़ ट्री प्लांटेशन का ड्राइव इनका अभी भी चल रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी से जुड़ करके इन्होंने प्लांटेशन किया। रिसेंटली जो इनका सबसे बड़ा कार्यक्रम चल रहा है वो बिग कैट्स को लेकर के चल रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया में इंटरनेशनल बिग कैट समिट होने वाला है और ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसकी शुरुआत खुद
नरेंद्र मोदी जी ने टाइगर्स के लिए जो एक्ट बना था, उसके 50 साल पूरे होने पर आईबीसीए की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो निशान भाई भी उसी से जुड़े हुए हैं। निशान भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। जो दर्शक हमारे नहीं जानते हैं आपके बारे में, पहले उन्हें बताइए कि निशान भारद्वाज कौन है। मेरा नाम निशांत है और मैं खासकर लंबे समय से विद्यार्थी जीवन से ही पर्यावरण की गतिविधि को लेकर कार्य कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि भारत जिस रूप में आज दिख रहा है और तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच हैं हम, जैसे कि कोविड-19 जैसी समस्याओं के बीच हम पूरी तरह से उसके चपेट में रहें, उसके बावजूद भारतीय कृषि जीवन और वन जीव जिस तरह से लुप्तीकरण के कगार पे है, इन सारी चीजों को देखते हुए मूलतः ये भारत के युवाओं को आगे आकर कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन पे काम करना होगा। और इन सारी पहलुओं के बीच हमने देखा और समझा और फिर मुझे लगा कि ये जीवन जो है व्यक्तिगत तौर पे ही नहीं, सामूहिक तौर पे वन जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की तरफ दिया जाए। इसलिए मेरी कोशिश हुई कि अर्ली एज से मैं लगातार लगभग 10 से 12 वर्षों से पर्यावरण के को लेकर ही कार्य कर रहा हूँ। रिसेंटली जो भारत सरकार की सबसे बड़ी मुहिम है, आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है इस चीज से, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया इसको कर रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। आप इससे कैसे जुड़े और आप इसमें क्या कर रहे हैं? अगर एक आम आदमी जानना चाहे कि ये आईबीसीए है क्या, क्या फायदा होने वाला है इससे, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, भारत आज ग्लोबली प्रोस्पेक्टिव में सोच रहा है और भारत की एक आप 1947 से देखेंगे तो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी हेड क्वार्टर इंडिया में है। आईबीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेड क्वार्टर इंडिया में है और प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में इस संस्थान को गठित किया गया। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है और हम लोगों के बीच इसकी अवेयरनेस क्यों बहुत कम है, बहुत कम लोग इसके बारे में क्यों जान रहे हैं। पहली बार वैश्विक लेवल पे, वैश्विक स्तर पे हमें 7 जो बड़ी बिलियां हैं उसको इंडिकेटर मानकर उसकी संरक्षण को लेकर, उसके हैबिटाट्स को लेकर, उसकी एक्टिविटीज को लेकर, उसके पॉपुलेशंस को लेकर ग्लोबली काम कर रहे हैं कि हम कैसे वर्ल्ड जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बिग कैट जो प्रीडेटर्स हैं उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो मूलतः हमें आईबीसीए से ये चीजें जाननी जरूरी है कि आईबीसीए स्पेशली 7 बिग कैट्स की कैटेगरी को लेकर काम कर रही है, जिसमें 7 बिग कैट्स हैं, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, जगुआर है, प्यूमा है, चीता है और स्नो लेपर्ड्स हैं, जिसमें 5 हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो ये सबसे प्रमुख मुद्दा रहा कि एक लंबे टाइम से फ्रॉम मेनी डिकेड्स, लगभग हम 50 सालों के इतिहास में when we are discussing about the climatology and we have only one substance that is called only tree plantation drive and something related to work with landscape ecology and forest. Very few people they are aware about what is actually big cats. तो ये पहली बार बिग कैट्स को इंट्रोड्यूस आईबीसीए ने किया और पूरी तरह से पूरी दुनिया इस पे कार्य कर रही है। लगभग 95 देश एक साथ जुड़कर बिग कैट्स को लेकर काम कर रहे हैं और ये भारत को इस पे कार्य करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग डूइंग फॉर फ्यूचर बट बेस्ड ऑन पास्ट। तो हमारे पास जो हिस्ट्री है, जो घने जंगलों का इतिहास है, उन जंगलों की कैसे हम समझ पाएंगे। तो हमें बिग कैट्स को समझना होगा, हमें लायन को समझना होगा, हमें टाइगर को समझना होगा। और आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा संख्या टाइगर का वो हमारे पास है। इंडिया सबसे बिग रोल है टाइगर्स में, लगभग 3800 टाइगर्स। इट्स अबाउट 3600 समथिंग बट अप्रोक्स 4000 आप मान सकते हैं। तो ये आईबीसीए का एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात है कि आप ये भी कहेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आईबीसीए के साथ जुड़ के काम कर सकती है। Last year I am working with WII under the mentorship of Dr. Ramesh Krishnamurthy. He is a scientist and he is working with Panna Tiger Reserve projects and involved in multiple projects, government of India and not in India, is international level. तो जब मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ
तो पहले तो हमने ये सोचा कि यूथ फॉर नेचर एंड को एग्जिस्टेंस। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भारत को किस दशा में देखना चाह रही है और भारत के लिए किस दिशा में कार्य कर रही है। हम तमाम इकोनॉमिकल वाइब्रेशंस की बात करते हैं, हम इकोनॉमिकल मॉडल की बात करते हैं। क्या ये मॉडल विदाउट कंजर्वेशन संभव है? क्या बिना जंगलों, बिना पहाड़ों, बिना नदियों, बिना वृक्षों की दुनिया चल पाएगी? तो उनके साथ जब मैं जुड़ा तो इस अंतराल में एक बात हुई कि भारत तो टाइगर प्रोजेक्ट्स पे बात कर रही है, लगभग 50 साल पूरा किया, तो सिर्फ टाइगर पे हम बात कर पा रहे हैं, सामूहिक रूप से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमने एक प्लान किया और सर की गाइडलाइन से रैली फॉर बिग कैट्स का अनाउंसमेंट किया कि हम रैली फॉर बिग कैट्स करेंगे। और उस रैली में कब की बात है ये जनवरी माह में 2026 में ही हमने, और आईबीसीए का जो फर्स्ट प्री समिट है उसको धरती फाउंडेशन, आईबीसीए, डब्ल्यूआई और इराले ने पेरियार में किया। अच्छा। We started this rally from Jim Corbett, started flagship from IBCA headquarters New Delhi, from Jim Corbett to Rajasthan, Jabai leopard conservation site, from Jabai to Kuno, Satpura to KMTR, NSTR, Muddumulai, and so many tiger sites, so conservation sites. So we have multiple sites during the rally, and we have huge team. हमारे पास युवाओं की एक बड़ी टीम थी, लगभग हम बाइक से ही रैली कर रहे थे। और मुझे लगा कि इस अभियान में हम लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ पाए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी व्हेन वी आर डिस्कसिंग विद बिग कैट्स, तो लोगों को यह बात लगता था कि आखिर बिग कैट्स क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमने बहुत सारी चीजों को उपयोग किया, जैसे बहुत सारे जो टूल्स हैं वो डेवलप किए जिससे आप समझ सकते हैं कि बिग कैट्स क्या हैं। बहुत सारे हमने कंजर्वेशन साइट्स में टॉक किया, लगभग 42 प्रोग्राम्स किए। और हर प्रोग्राम में बिग कैट्स की इंपॉर्टेंस, भारत किस दिशा में काम कर रही है, आईबीसीए क्या कर रही है, धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन क्या कर रही है, तमाम गतिविधियों के बारे में चर्चा हुए। और लगभग 1 लाख युवा पीढ़ी इस अभियान से जुड़ा। यह अभियान 27 जनवरी को दिल्ली से प्रारंभ हुई और लगभग 28 फरवरी को हम पेरियार पहुंचे। लगभग 1 महीने की रैली में हमने 7000 किलोमीटर का सफर किया। और ये सफर दुनिया की सबसे पहली रैली है जो बिग कैट्स को लेकर किया गया। 7 बिग कैट्स रैली बहुत हुए, वो रैली टाइगर बेस्ड हुआ, लेपर्ड बेस्ड हुआ, किसी एक सेंटिमेंट को लेकर किया गया। ये पूरी बिग कैट्स को सामूहिक रूप में ये पहली रैली है जिसे धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड आईबीसीए ज्वाइंटली इन्वॉल्व होकर इस अभियान को पूरा किया। निशांत भाई जो हैं वो धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, संस्थापक भी हैं उसके। और जैसा कि इन्होंने बताया बिग कैट्स को लेकर के बहुत लंबी रैली की आपने। तो जैसा कि हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि 1973 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के एक्ट बना था 1973 ईस्वी में। उसी के 50 साल पूरा होने के बाद मोदी जी ने ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की थी और उसके बाद ये चीजें शुरू हुई। तो जब आप रैली में जाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत सारे जगहों पे आप घूमते हैं, तो आपकी टीम जो है या आप लोग किस तरीके से यूथ को अवेयर कर रहे हैं? क्या एक नॉर्मल सा यूथ, नॉर्मल बंदा जो अपना काम कर रहा है, वो आपके इस मूवमेंट से किस तरीके से जुड़ता है, या उसको क्या समझाते हैं आप कि तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? क्या सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं उसको, या रियल लाइफ में वो अपना कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि इन बिग कैट्स को इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, सबसे जो बड़ी मुद्दा होती है किसी भी रैली और अभियान का, वो आउटरीच होता है। वो होता है कि जो आप अभियान कर रहे हैं उसकी ऑब्जेक्टिव कितने लोगों के बीच रीच कर रही है। हमारा सबसे पहला मुद्दा था कि लोगों के लिए टर्म ही लेटेस्ट था। ये बिग कैट्स टर्म ही की अंडरस्टैंडिंग ही बहुत प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात ये सफलता इस यात्रा का ये रहा, इस रैली का, कि लोग ने बिग कैट्स की टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाया। यहां तक कि मैं बात कर रहा हूं कि मैं कंजर्वेशन साइट्स में काम कर रहा हूं, मैं जिम कॉर्बेट्स में काम कर रहा हूं, या मैं जबई में काम कर रहा हूं, या कुनो में काम कर रहा हूं, कुनो नेशनल पार्क में बैठा हुआ हूं। वहां के भी इंटरनल स्टाफ से जब हम बिग कैट्स की बात कर रहे हैं वो कंफ्यूज है,
अच्छा। They totally confuse those who are working. They involve 24/7 in a forest life. They confuse what is actually big cats. तो सबसे बड़ी सफलता ये रही कि हम बिग कैट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है कि बिग कैट्स है क्या, बड़ी बिल्लियां कौन कौन है, बड़ी बिल्लियां को क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्यों समझना जरूरी है, क्यों प्रीडेटर्स को। अब बहुत सवाल ऐसे आते हैं कि अगर शेरों की संख्या बढ़ गई, चीता की संख्या बढ़ गई, तो इससे क्या फायदा। एक कॉमन व्यक्ति, अगर आप सिंपल तरीके से सोचेंगे, जिस तरह से मानव लगभग 50 सालों से सोचता आ रहा है, तो उसे कुछ नहीं लगेगा। मगर जब आप इसकी बाहर श्रृंखला को पढ़ेंगे, फूड चेन को समझेंगे, ये पूरी लैंडस्केप को समझेंगे, ये पूरी पृथ्वी की संरचना को समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप एक छोटी एग्जांपल मैं देता हूं, जितने टाइगर और नेशनल रिजर्व पॉइंट हैं, उस रिजर्व पॉइंट की आप सॉइल को देख लीजिए, प्लांट्स को देख लीजिए, वाटर कंजर्वेशन साइट्स को देख लीजिए, आप मूलतः कंपेयर टू अदर साइट्स आप वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी पाएंगे। या मेडिसिनल प्लांट्स जो राइट, हाँ, कभी कभी हम प्लांट्स को सिर्फ ऑक्सीजन के लिए कनेक्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो यंग माइंड है उन्हें ये समझने की जरूरत है 80% मेडिसिन कम्स फ्रॉम प्लांट्स। और आज प्लांट साइंस एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट मटेरियल है लोगों के लिए। एनिमल साइंसेस बहुत एक सब्जेक्टिव, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है रिसर्च के लिए। कहीं ना कहीं एनिमल साइंसेस में भारत बहुत पीछे है, इस बात का मुझे दुख है। हम ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, ह्यूमन हॉस्पिटल्स को लेकर, ह्यूमन डॉक्टर्स को लेकर बहुत चिंतित हैं, मगर कितनी एक प्रजाति है ह्यूमन का, और हमारा पूरा फोर्स सिर्फ मैनकाइंड के डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ है। यू आर ओनली वन। कितने जीव जंतु हैं, और उन जीव जंतु को लेकर हमारे अंदर ना ही तो एजुकेशन को इंप्रूव किया जा रहा, ना ही कोई स्कूल किसी बच्चे को नदी के बारे में बताता है बेसिक एजुकेशन से, ना वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है, ना ही कंजर्वेशन के बारे में ज्यादा फोकस करता है। एक मिशनरी एजुकेशन चल रहा है। कुछ साल पहले मिशनरी एजुकेशन था, आज हम मशीनरी एजुकेशन में जा रहे हैं। टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस दिखेगा। मैं किसी भी तरह की चीजों का विरोध में नहीं, मगर मुझे लगता है कि कंजर्वेशन जो है, खासकर आज के समय में, ये हार्डशिप एक्ट के साथ एजुकेशन प्रोसेस में होना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे आप कॉमर्स ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन पढ़ना सबसे बड़ी जरूरत है। टाइगर के लिए प्रोटेक्शन के लिए जब इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत किया 1973 में, उस समय लगभग 1800 के आसपास टाइगर्स थे। अभी इंडिया में जैसा कि आपने बताया 3600-3700 के आसपास टाइगर हैं, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद लायंस के लिए भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 2022 ईस्वी में चीता के लिए प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हुआ। हालांकि 1952 में इंडिया से एक्सटिंक्ट कर It's all about 1947 अप्रॉक्स। 1952 में हम डिसाइड घोषित कर दिया गया कि हमारे यहाँ चीता है ही नहीं। लेकिन मोदी जी के टाइम में चीता को वापस लाया गया कुल्लू नेशनल पार्क में, एमपी में। अभी उनकी संख्या जो है वो लगभग 50+ है, जिसमें 30+ कब्स हैं, बच्चे हैं उनके। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आवश्यकता थी जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यहाँ से चीता को यहाँ वापस लाना? वो किस तरीके से, जैसा कि आपने बताया कि ह्यूमन रिलेशन भी डेवलप होता है, इकोसिस्टम तो हमारा उससे बचा रहता है, ये सबको समझ में आ रहा है। चीता को वापस लाना, प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट करना, इसकी क्या आवश्यकता थी? या सरकार, हालांकि वो भी सक्सेसफुल है यहाँ पे इंडिया में, देखिए चीता आ रहे हैं, मैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं तो इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा कि जब सरकार ने इसे 1952 में डिक्लेयर किया, इसका मतलब है कि चीता हमारे पास था। पहले चीता थे। तो चीता को फिर से लाना वो बहुत खुशखबरी। और चीता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो थल पे जो सबसे तीव्र जानवर प्रीडेटर है वो चीता है। और चीता ग्रासलैंड की भूमिका को बहुत बड़े लेवल पे कंजर्व करता है। अच्छा, ये एक सबसे महत्वपूर्ण इंपैक्ट है चीताज का। ऐसे सारे प्रीडेटर्स इसके हिस्से हैं, मगर चीता इसलिए महत्वपूर्ण है कि टाइगर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, चीता पेड़ पे चढ़, पहाड़ के ऊपर बहुत अच्छे से नहीं रह सकता है। चीता मल्टीपल ऑर्डर्स में है। तो कंजर्वेशन का एक बहुत ही मल्टी डाइवर्सिफाइड ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें पूरा होता है।
हम कहीं कहीं इसीलिए हमें हर एनिमल्स के बिहेवियर साइंस को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कि लेपर्ड्स का क्या डिफरेंसेस है, चीता का क्या डिफरेंसेस है, लॉयंस का क्या डिफरेंसेस है, ये सब का ट्यूटोरियल हिस्सा क्या है। जैसे मैं कहा किसी टाइगर 22 किलोमीटर रेडियस को कंजर्व करता है, एक टाइगर है 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस को हरा भरा रखेगा। तो इसी तरह चीता का जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड को लेकर। और जब हम ग्रासलैंड को डेवलप करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसी फॉरेस्ट का। और जब हम फॉरेस्ट को नहीं कंजर्व कर पाएंगे तो फिर मानवीय जीवन का विनाश हो जाएगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट द ह्यूमन, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो सॉइल को इरोशन पहुंचाते हैं, जो सॉइल को हेल्दी रखते हैं। बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज हैं। वी आर जस्ट वाचिंग द थिंग दोज हु आर विजिबल। बहुत सारी चीजें इस क्लाइमेट में विजिबल नहीं है और वो क्लाइमेट को अच्छा रखते हैं, कंजर्व करने में सबका रोल है। तो हमें इन सारी चीजों को समझना होगा। कहीं ना कहीं हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्ट कर रही। मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताता हूं कि जब हमारे नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये गुजरात की चीफ मिनिस्टर थे। और जब गुजरात की somebody is talking कि his विजन क्या है प्राइम मिनिस्टर का, उन्हें ये पता चलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का विजन शुरू से ही ग्लोबल था। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत सारी पॉचिंग होते थे जानवर का। आपने वीरप्पन जैसे लोगों का भी नाम सुना होगा। तो जब पॉचिंग होता था तो लोग सिर्फ दांत और उसके खाल ही नहीं बेचते थे, मीट भी बिकता था। अच्छा, ये मीट तीतर का है, ये मीट हिरन का है, ये मीट किसका है। तो बिग कैट्स का भी पॉचिंग होता था। तो अब क्या है, हाँ बिग कैट्स का भी शिकार होता था। तो उस समय क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेंसिक चीजों को लेकर काम किया। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में इंस्टीट्यूट को डेवलप किया कि ये सेंसर डेवलप करो जिससे हम पता कर पाए कि ये मीट किस वाइल्ड लाइफ का है। अच्छा। पता चला कि मटन के दुकान में डियर का मीट मिल रहा है और उन्होंने उसे एस्टैब्लिश किया। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो पूरी दुनिया का वो विजिट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु की तरफ कदम रखेगा। और उन्होंने क्या काम किया कि आईबीसीए का गठन किया कि पूरी दुनिया में प्रीडेटर्स को लेकर, पूरी दुनिया में जो बिग कैट्स को लेकर भारत प्रतिनिधित्व करेगा। और ये बहुत बड़ी भूमिका है कि आज 95 कंट्री के बीच भारत अपनी स्पर्धा को स्थापित किए। अभी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल बिग कैट समिट इंडिया में होने जा रहा है। 1 और 2 जून को ये समिट होने वाला था, ड्यू टू सम वायरस इफेक्ट इन ए अफ्रीकन कंट्री इज पोस्टपोन्ड। आई एम द पार्ट ऑफ द टीम। मैं भी उस अभियान का हिस्सा हूं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि 95 देश आज भारत के साथ अपनी समझौता को करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, लैंडस्केप और बिग कैट्स हैबिटेट को लेकर काम कर सकते हैं। इंडिया में जैसा कि आपने बताया कि जो भी 7 कैट्स हैं, 7 बिग कैट्स में अपने पास सबसे ज्यादा हमें लगता है कि लेपर्ड्स हैं सबसे ज्यादा। 12-14 हाँ, चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, उन्हें आया। बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि लेपर्ड और चीतास में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हैं, ये किस तरीके के एनवायरनमेंट में ये दोनों रहते हैं। क्योंकि स्नो लेपर्ड्स भी अपने पास हैं। स्नो लेपर्ड्स क्या डिफरेंसेस है, इनका क्या डिफरेंसेस है, तो क्या इन सब चीजों को लेकर के भी आप अवेयरनेस फैला रहे हैं आप लोग, या आईबीसीए इस चीज को? देखिए, आईबीसीए जिस तरह से काम कर रही है, हम लोग तो उसके सहयोगी हिस्सा हैं। आईबीसीए मुख्य मुद्दों पे ही काम कर रही है कि हम उसके हैबिटेट को लेकर और हर स्पेसीज के इंपॉर्टेंस पे बात करें। जैसे कहा ना कि बेसिक इंफॉर्मेशन हम ऐसे जान सकते हैं कि चीता का दौड़ने का अंदाज और लेपर्ड का दौड़ने का अंदाज बहुत अलग। इससे ये साबित होता है कि कौन सा बिग कैट कितने एरिया को कंजर्व करता है। जैसे किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज अ लायन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लायन से ही पूरी कंजर्वेशन जो है फॉरेस्ट का वो सेफ रहेगा। हमें 7 कैटेगरीज, अगर 7 बिग कैट्स को एक कैटेगरीज में रखा गया है तो सबकी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत साइंटिफिक है। इज नॉट ए सोशल फिनोमेना और इसे हमें स्टडी करने की सब जरूरत है। इसलिए मैं ये बात हमेशा कहा, जब पूरी रैली किया
रैली में एक बात हमने रखा कि भारत की जो बेसिक एजुकेशन है उस एजुकेशन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेपरेट चैप्टर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात हमारी और हम सबों की जो टीम की है, ये बात मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के बीच पहुंची है। और मुझे होपफुली लगता है कि भारत का जो बेसिक एजुकेशन है उस सिलेबस में स्पेशल चैप्टर्स जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का आने वाला है। जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी हैं उसमें, जैसे कि सिविल सर्विसेज के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी वगैरह में भी है बहुत सारे में, कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से वो लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कोचिंग की जो आप बात कर रहे थे, क्या रिसेंट टाइम में, चूंकि आप बहुत लंबे समय के लिए थे अपने उस रैली में, तो क्या आपने वैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट देखा कि अभी भी पोचर्स, जैसे आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो पोचर्स आप लोगों के लिए भी खतरा है? जैसे वाइल्ड कैट्स के लिए तो खतरा है ही, क्या आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है देखिए, जो लोग एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं? भारत में एक एक्टिविस्ट की लाइफ, और जो एक्टिविस्ट सही में एक्टिविस्ट है, जो ऑथेंटिफिकेशन के साथ काम करता है, उसकी लाइफ में तो खतरे हैं। और इस खतरे को मॉनिटरिंग ना गवर्नमेंट कर पाती है और ना जो एजेंसी है गवर्नमेंट की वो नहीं कर पाती है। उन्हें ये लगता है कि ही इज नॉट डायरेक्टेड कनेक्टेड टू सिस्टम, ही इज नॉट डायरेक्टेड कनेक्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हें इस बात को ये लगता है कि इसको प्रोटेक्ट करना क्या जरूरी है या नहीं है, ये बहुत बड़ी विषय है। और देखिए, जो खुल के फील्ड में काम करता है, मैंने कहा कि मैंने 7,000 किलोमीटर बाइक रैली किया, ये रैली डू एंड डाई है। ये रैली में कब आप क्या होंगे यू डोंट नो। आप फॉरेस्ट के बीच हैं, आप रात को 11 बजे आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं, लेपर्ड भी उस जगह पे, किस पे क्या अटैक होगा कोई नहीं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आप कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सिस्टम्स उतने इफेक्टिव नहीं है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन किस रोल पे काम कर रही है, मिनिस्टर दे डोंट हैव अ टाइम टू थिंक अबाउट दोज हु आर डूइंग देयर द रिस्की और नॉट। कोचिंग का जो सबसे बड़ा इश्यूज है वो हम लोग को खलनायक समझते हैं, पोचर्स। पुलिस तो गन के साथ है, प्रोटेक्शन के साथ है, हमारे पास क्या? हमारे पास सिर्फ रिक्शा है। तो जब आप रैली करते होंगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन तो देखिए, आप लोग, लोकल तो अब मैं बहुत सिंपल बात बताता हूँ। एनटीसीए और तमाम एजेंसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है या स्टेट गवर्नमेंट की फॉरेस्ट एजेंसी, वो हमें प्रोटेक्शंस कब देते हैं? अब मैं जिम कॉर्बेट से मैं जबई जा रहा हूँ, इट्स अबाउट 400 किलोमीटर्स। वो प्रोटेक्ट हमको सिर्फ जॉन कॉर्बेट के बॉर्डर में करेंगे, कंजर्वेशन पॉइंट में करेंगे। वो 400 किलोमीटर के सफर में हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? इट्स ऑल अबाउट द रिस्क। तो जब आप उनके टेरिटरी से बाहर निकल गए तो फिर उन पोचर्स को तो कोई मतलब भी नहीं होगा। नहीं, पोचर्स का मतलब ये होता है कि पोचर्स दे हैव इंटरनेशनल अलायंस। व्हाई यू आर थिंकिंग इट्स अबाउट टू 200 किलोमीटर? पोचर्स इज द बिग लॉबी। उसकी लॉबी इंटरनेशनल लेवल पे है। कौन उस तरह के हाथी का दांत खरीदता है, कौन चीता का और बाघ का छाल खरीदता है? गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस तो कर रही है इसमें और बहुत अच्छे से पकड़ भी बना ली है। मगर मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक एक्टिविस्ट की जो लाइफ है वो फुल फ्लेज रिस्क है इंडिया में। गवर्नमेंट दे डोंट हैव अ सेंटिमेंट अबाउट द लाइफ ऑफ द एक्टिविस्ट। तो क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को एक चीज का एनालिसिस करना चाहिए कि किसका परफॉर्मेंस क्या है, कौन किस तरह का काम कर रहा है, और उस बेसिस पे उसे एसिटेट करने की जरूरत है। हमें भारत की पद्धति में कभी इगोसेंट्रिक एक्शन नहीं था। आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा वो नॉर्मलाइज नहीं है लोगों के साथ। उन्हें लगता है कि we become a IAS and IFS and we are totally different compared to common people. हमें इस माइंड सेटअप को बदलना होगा। हम जितने बड़े ऑफिसर हैं उतने नीचे ढल के काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड गार्ड ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। वो सबसे बड़ा रिस्क लेता है। वो कई दिन तक घर नहीं जाता है, जंगलों के बीच रहकर एक रूम में अपने जीवन को गुजारता है, जिसको हम वो फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं।
तो हमें इन सारे लोगों की सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा। और मैंने कहा कि ईगो जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ईगो सेंट्रिक एक्शंस है, उसको डिसॉल्व करने की जरूरत है। आज हम लोग तमाम कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर नॉट एलिजिबल फॉर आईपीएस एंड आईएएस। हो सकता है कि बहुत लोगों ने इस जॉब को पसंद नहीं किया, काम करना पसंद किया, इसलिए आप जॉब कर रहे हैं। somebody is doing something different and that's need for this country। भारत को आज क्या चाहिए? भारत को आज एक अच्छा लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप इज व्हाट? लीडरशिप इज नॉट बिलोंग्स टू लोकसभा एंड राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लीडरशिप इज योर एक्टिविटीज, योर डेवलपमेंट पैरामीटर and what's your effort for the coming generation of this nation। that is the leadership। हमने लीडरशिप को उजले कुर्ते में और उजले पैजामा में समझ लिया, ये हमें भूल करने। और लोग ये भी कहते हैं कि हाउ द एक्टिविस्ट दे आर टॉकिंग इन अ डिफरेंट वे। मैं एक चीज बता रहा हूं, आप एक्टिविस्ट बहुत पावरफुल है। एक्टिविस्ट अपनी जीवन को ताखे पे रख के रिस्क लेकर काम करता है, वो देश के लिए काम करता है, उसके आगे देश के अलावा अपना जीवन कुछ नहीं होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने बड़े एक्टिविस्ट रहे और उन्हें लोग ने बहुत आसानी से लिया, ये क्या कर लेंगे, ये क्या, और उसने बड़े बड़े बदलाव लाए। एक अकेला आदमी जंगल बना दे रहा है, एक अकेला आदमी कई वाटर साइट्स को। आज ईगो है, आज एक्टिविस्ट में भी प्रॉब्लम है। somebody become a waterman of India, somebody become pond man of India, somebody become river man of India। who told you you are a river man of India? who told you you are a waterman of India? ये ईगो से बाहर निकलना होगा। एक अभी लड़का है जो कहीं नोएडा ये सब का लिखता, पाउंड मैन ऑफ इंडिया। मैंने 2018 में पूरी बिहार में जो रैली फॉर पाउंड्स को लेकर यात्रा किया, साइकिल चलाया, साइकिल को गांधी म्यूजियम मोतिहारी में ड्रॉप किया। मैंने कभी पाउंड मैन ऑफ इंडिया नहीं लिखा। ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उधर भी है, प्रॉब्लम इधर भी है। हम कितने डाउन टू अर्थ होकर भारत के लिए सोचते हैं। अगर आप एक्टिविस्ट हैं, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो लोग ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं वो इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि हमको रिकॉग्निशन मिल रहा है कि नहीं, हमको क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, सरकार हमको कोई उपलब्धि दे रही है कि नहीं, या हम खुद से अपनी उपलब्धि ले लें, कुछ भी उनको इससे मतलब नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे बिहार में भी ऐसे लोग हैं जो नहरों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। पद्मश्री वगैरह अवार्ड्स आप देखेंगे तो एक से एक लोग हैं जिनको जंगल बनाने के लिए कुछ नहीं था, वहां पर उन्होंने जंगल क्रिएट कर दिया, बहुत सारी चीजें की, उनको उससे मतलब ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जिनको आप कह सकते हैं कि बस दिखाने के लिए खुद को कि हम ये चीज कर रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन चाहिए, फंड चाहिए कहीं कहीं से। तो ये प्रॉब्लम्स तो है अभी, लेकिन आपके हिसाब से जो अच्छा कर रहे हैं उनको सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनको उस हिसाब से कुछ सहूलियत देनी चाहिए, जो कि सरकार कर भी रही है बहुत सारे लेवल्स पे। बहुत सारे लेवल्स पे सरकार को खुद नहीं पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, उनको खुद ही अदर सोर्सेज से पता चलता है। अगर डिस्ट्रिक्ट से रिकमेंडेशन आया है कि अरे ये बंदा इस क्षेत्र में अलग कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। अगर हम बात करें आपकी इस बारे में, आईपीसीए के बारे में, तो आपकी जो संस्था है धरती फाउंडेशन, तो धरती फाउंडेशन भी इससे जुड़ चुकी है, आईपीसीए उसके लिए कार्य कर रही है। यूथ को अगर आपको मैसेज देना हो, जो यूथ, आई होप कि इस तरह के पॉडकास्ट ज्यादातर यूथ ही देखते हैं, यूथ जब ये वीडियो देखे वो क्या यहाँ से टेक अवे ले जाए, उसको आप क्या मैसेज देंगे कि इस पॉडकास्ट से तुम क्या सीखो? देखिए, आप उसको बताना मैं तो एक चाहते चीज हैं? कहता हूं कि आज नॉलेज और इंफॉर्मेशन एक अलग लेवल पे एस्पायर कर गया है। मुझे नहीं लगता है, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इट्स ऑल अबाउट द कर्मा। हम बहुत ज्यादा ड्यूटी लेस हो गए हैं। तो मेरी प्रेरणा भी वही रही है कि मैं कितना काम करूं, और मेरा माध्यम भी वही रहता है कि एक युवा देश के लिए क्या कर सकता है उस पर फोकस करे। हम बहुत ज्यादा सोचने समझने के बजाय कुछ कुछ करने की व्यवस्था पे काम करें। तो मेरा ये मकसद होता है कि भारत में युवाओं को खुलकर आना होगा और युवा को युवा और जिंदा बन के जीना होगा। हम कहीं ना कहीं अलग अलग सेंटिमेंट्स में बटे हुए हैं। भारत के युवाओं को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचना होगा कि मैनकाइंड क्या इंपॉर्टेंस है। हम तमाम सोशल गतिविधियों के बीच हैं, तमाम ट्रैप के बीच हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल ट्रैप, दैट इज कॉल्ड कास्टिस्ट ट्रैप। ये सब चीजों से बाहर निकलकर हमें भारत के युवाओं को एक साथ चलकर भारत के युवाओं को यह बताना होगा कि भारत देश सिर्फ 10 बड़े बिजनेसमैन से भारत नहीं चलेगा। मतलब बिजनेसमैन इंडिया के लिए सही नहीं है?
नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन इंडिया का सही, मुझे कहने का मतलब है कि यंगर बिजनेस भी आए। आज अगर आप अमेरिका का एग्जांपल लेते, यूरोप का एग्जांपल लेते, तो मेनी मिलेनियर्स, वहां का हमारे startup जगह क्या culture ही होते हैं? अलग है। फ्यू मिलेनियर्स। हमें इस बात पे सोचना होगा कि आज देश कंजर्वेशन पे कैसे काम करेगा, फॉरेस्ट पे कैसे काम करेगा। जब आप तमाम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से आप बूस्टअप होंगे, हमारे देश का हर एक युवा क्राइसिस में जी रहा। They don't have a money to read, they don't have a money to read, they don't have a money to teach. कैसे वो सोच सकता है समाज के प्रति? हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसी बीच हम झेलते रह जाते हैं। तो हमें दो सेंटिमेंट पे काम करना, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। हमें इन्वायरमेंट को भी समझना है, हमें इकोनॉमी को भी समझना है, तब हम जाके इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव में हम एक बड़े चेंज का हिस्सा बन सकते। बट यूथ को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको तो सरकारी नौकरी चाहिए, उसको तो जॉब चाहिए। फिर आप जो बोल रहे हैं बिजनेस कर ले या कुछ नहीं अलग नहीं, कर ले, यूथ ना उसको नए स्टार्टअप में। अब चूंकि अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ये, यूएसए अपने से बहुत आगे है। एक लंबे इरा से जो एक भारतीय मानक बिंदु जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ने जिस तरह से रिफ्लेक्ट किया, उस रिफ्लेक्ट का सभी शिकार है। कुछ लोग यहाँ से बाहर जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए। आपके सामने वेदांता है, आपके सामने अनिल अग्रवाल है। तो ऐसा ना, आज आप और हम यूथ हैं, और ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच शशांक भी है बिहार से, डिहाट लेकर काम कर रहा है। ऐसे काफी लोग हैं। तो अब वो माइग्रेशन भी पॉइंट अब खत्म हो रहा है। अब वो एक नए फिल्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उन्हें लग रहा है कि हमें बिहार, हमें भारत, हमें अपना जगह को आगे बढ़ाने के लिए नई दुनिया के साथ आना होगा, नए विचार के साथ आना होगा, और नए संवाद के साथ आना होगा। सिर्फ हम कंजर्वेशन पे विचार करके कंजर्वेशन को रिस्टोर नहीं कर सकते। हमें जरूरत है कि इकोनॉमिकली प्रोस्पेक्टिव में हमें मजबूत होना होगा। चाहे वो आज अच्छी बात है कि आज यूथ लीडरशिप में भी आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, और हमारे जैसे युवा कंजर्वेशनलिस्ट भी बन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये दौर है जो आने वाला 10 साल में भारत को नई बिंदु पे ओर लेके जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है, ये जो आईबीसीए है, आईबीसीए का जो इस बार का थीम है, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। तो बिग कैट्स को सेव करने की बात समझ में आ रही है। बिग कैट्स सेव होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा, बायोडाइवर्सिटी सेव होगा, इकोसिस्टम सेव होगा। सेव ह्यूमैनिटी इससे कैसे कनेक्ट कर रहा है आईबीसीए इसको, ये कैसे समझाएंगे आप? हाँ, ह्यूमैनिटी कैसे जुड़ा है बिग कैट्स के सेव करने से? नहीं, ये एक चीज आपको समझ में बहुत ही क्लियर पॉइंट है कि ये सारे चीज कंजर्वेशन से लेकर ये सारे चीज, अब हम सिर्फ कहते हैं ना कि हम जंगलों को संरक्षित कर रहे हैं, तो हम जंगलों को क्यों संरक्षित कर रहे हैं? क्योंकि जंगल स्वस्थ रहना चाहता है, मैं भी तो स्वस्थ रहना चाहता हूँ। तो हमारी एक भी भूमिका है कि इतने जीव जंतु हैं, उसमें ह्यूमन को एक अलग माना गया है। तो अगर हम बिग कैट्स को कंजर्व करते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, तो खुद अपने जीवन को तो बेहतरीन बनाते हैं। अल्टीमेटली ये पूरी तरह से आप ये नहीं कर सकते, इंटरकनेक्टेड है कि पानी रहेगा, पानी स्वच्छ पिएंगे तो हम स्वच्छ होंगे। ये कोई ऐसा नहीं है थ्योरी जो हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये शुरू से ही पता है कि अगर हमारी भारतीय समाज में परंपरा ही था कि हम नदियों को पूजा करते थे, हम जंगलों को पूजा करते थे, हम वृक्षों को पूजा करते थे, तब जाके हम अपना अन्न को ग्रहण करते थे। वो भी समय है। और किसान भी खेती करता था तो वो पहले वो एक पूजा पाठ करता था, पूरी गांव को लेकर देवी होते थे, जंगलों के बीच उसके देवता होते थे। तो ये इंडिजीनियस नॉलेज को हमें समझने की जरूरत है। उस पर एक अच्छी बुक, ये एक इंस्टीट्यूट आप गवर्नमेंट ऑफ ये जल शक्ति मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, उसने एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज को लेकर, वाटर रिसोर्स को लेकर बहुत सारी किताबें लिखी, और उसमें ये सब सारी चीजों को उल्लेख किया कि कैसे हम फॉरेस्ट को सेव कंजर्व करें, कैसे हम बिग कैट्स को कंजर्व करते, कैसे लायन को हम पूजते थे। एक समय लायन भी पूजे जाते, अभी भी जानवर तो पूजे ही जाते हैं, अभी गाँव में गाय बैल सभी पूजे जाते हैं। और अभी भी आप देखते होंगे कि इसीलिए हमें कोशिश है कि हमने पक्षियों को राष्ट्रीय पक्षी बनाया, टाइगर नेशनल एनिमल्स हुए, जिसका रीजन यही है कि हम कैसे कंजर्व करें। और आईबीसीए जो काम कर रही है वो रिमार्केबल है, और इस बात से भारत के हर व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए कि भारत अब ग्लोबल लेवल पे दुनिया में सबसे बड़ी जो बिग कैट्स
समिट हो रही है वो दुनिया की सबसे बड़ी समिट है, जिसमें एक साथ 95 कंट्री दिल्ली में जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए, और युवाओं को इस पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए। और रिस्टोरेशन वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर एट दिस सेम टाइम। तो हमें लगता है कि साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सब चीज सही है। हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे आना है, हमें जंगलों के बारे में सोचना है, हमें नदियों में प्रहार दिखना चाहिए, हमें पहाड़ों पे गिनरी दिखना चाहिए, और ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। कोविड के बाद तो सबको समझ में आ ही गया कि जो इन्वायरमेंट है वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे डे टू डे लाइफ पे। स्वच्छ हवा हो या फिर स्वच्छ पानी हो, हर एक चीज, स्वच्छ भोजन अभी बहुत बड़ा रोल है। आज का जो यूथ है, अगर हम यूथ को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं तो जब भी यूथ बाहर निकलता है, आप देखते होंगे कि खाया गाड़ी में से कुछ भी फेंक दिया, नदी किनारे बैठा है खाया उसमें वो अपना फेंक दिया, पहाड़ों पे घूमने गया वहां बॉटल, प्लास्टिक बॉटल फेंक दिया, किसी नेशनल पार्क घूमने गया, कहीं भी गया वहां भी उनकी वो हरकतें चालू हैं। तो ये अवेयरनेस कब आएगा उनमें कि जो चीजें आप कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में कितने लंबे समय तक उस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, ये उनको नॉलेज कौन देगा, ये उनमें उनको शिक्षा कौन देने वाला है? देखिए, मैं एक चीज कब समझ आएगा उनको? मैं एक चीज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि हमने रियल साइंस पढ़ते पढ़ते कम्युनिटी साइंस को भूल गया। रियल साइंस पढ़ रहे हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, जहाज से हम चलने लगे, मगर जो कम्युनिटी साइंस था, जिससे हम स्वच्छता की बात करते थे, जिस चीजों से हम सारी चीजों को कंजर्व रखते थे, ये हमारे हैबिट से बाहर निकल गया। क्योंकि इसका दो कारण हुआ कि बहुत सारी चीजों को हमें ये लगता है कि मैं युवा हूँ तो ये मेरी व्यक्तिगत कार नहीं है। एक पार्क है तो पार्क में वर्कर है, वर्कर वो है प्लास्टिक उठा के डालेंगे। ये एक सिविक सेंस है, और सिविक सेंस में हम बहुत पीछे हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर हम बहुत पीछे हैं। हमें लगता है समय के अनुसार वो चीजें बदल रही है, और आने वाला समय में इस पे सुधार देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने में, स्वच्छता एक बेस्ट एग्जाम्पल हुआ, और इसमें बहुत बड़ी सुधार आई। जो लोग बाहर जाते थे, घरों के बाहर जाते थे, आप समझ सकते हैं कि वो स्थिति है कि घर में लोगों का बाथरूम है, टॉयलेट्स है, डेवलप किया गया। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे भारत सेलिब्रेट करता है, और उसमें एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट हमारे बिंदेश्वरी पाठक जी का रहा है, जो हमारे ही जगह से हैं। तो हम कर्मयोगी हैं, कर्म करते हैं और चीजों पे सुधार हो। हमें ब्लेम नहीं करना। आखिर क्या करते हैं हम, अगर हमने किसी प्लास्टिक को उठा के रख दिया तो हम उस पे ब्लेम करने लगते हैं कि वो गलत है। हमें क्या है, हमें सपोर्टिंग रोल के साथ आना है, सपोर्टिंग सब्सटेंस के साथ हम चेंज ला सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति डस्टबिन में सामान नहीं फेंक करके या कूड़ा नहीं फेंक करके बाहर फेंक रहा है, सपोज आपके सामने किसी ने आइसक्रीम खाया, वहीं पर डस्टबिन है, रैपर उसने डस्टबिन न फेंक करके बाहर फेंका, तो आप उसको बोलने के बजाय आप खुद वो रैपर उठाकर उसी के सामने अगर डस्टबिन में डालते हैं तो उसको खुद शर्म महसूस होगा, जिस भी फ्रेंड के साथ में या जिस भी फैमिली के साथ वो होगा, ये उसके लिए सबसे बड़ा लेसन होगा। आप उसको कोई बात नहीं भी बोल करके उसको बहुत बड़ा लेसन दे सकते हैं। तो आई होप कि यूथ भी हमारा जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके कंजर्वेशन के प्रति अवेयर हो कि उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। और IBCA जो है भारत सरकार की बहुत बड़ी मुहिम है, वो भी सक्सेसफुल हो, पूरे दुनिया में लोग बिग कैट्स को लेकर के अवेयर हों। आपको भी ऑल द बेस्ट निशान भाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। आई होप आप और आगे बढ़ें और सरकार भी आपके इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करे। फाइनली कुछ वर्ड्स आप अगर आप बोलना चाहें। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा हैं इस क्षेत्र में आए, और आपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। बहुत कम लोग हैं जो इन्वायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, कॉमर्शलाइज एरा में हम हैं। सही बात। मुझे खुशी है कि आज युवा कंजर्वेशन पे सोच रहे हैं, कंजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बदलाव। ये अंतराल जब लोगों के बीच आ गया तो ये पड़ाव भी आएगा, और ये जब पड़ाव आया तो बदलाव भी आएगा। हमें संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष के साथ अपने स्तंभ को भारी तरीके से रखने की जरूरत है कि युवाओं इतने कमजोर नहीं है भारत का। जब भारत के पास हथियार नहीं था, हमने देश को आजाद कर लिया, इसलिए हमें नहीं लगता है कि इतने बहुत ज्यादा तकलीफ में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।